हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्लास सेंसर में। और आज जो पिछला लेक्चर था हम लोग का बोहर्स मॉडल पढ़ा हम लोगों ने। और बोहर्स मॉडल में काफ़ी चीज़ें देखा हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ निश्चित ऊर्जा के कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाते समय न तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, न ही वो अवशोषण कर रहा है ना। उसको अपना अगर कक्षा को चेंज करना है, कोर्स को चेंज करना है, तो उसे बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी हम लोग को, तब वो चेंज करेगा। तो उसी मॉडल के बेस पे जो बोहर्स का मॉडल था, उसी के आधार पे हम लोग आज फाइंड आउट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है, यानी जिस कक्षा में वो घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या क्या है। जैसा कि आप अगर एटम की बात करें, ये छोटा सा स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे देखते हैं सिंपल सा, तो इसमें आपका न्यूक्लियस बीच में हो गया, ये न्यूक्लियस आपको हो गया। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चल रहा है तो इसकी न्यूक्लियस से कुछ दूरी होगी, है ना। इस प्रकार से न्यूक्लियस कुछ दूरी होगी इसकी, तो यही दूरी क्या कहलाएगी हम लोग की इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या। यह जो दूरी है न्यूक्लियस से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है जिस कक्षा में, उसकी दूरी न्यूक्लियस से जो होगी वही क्या हो जाएगी, उसकी कक्षीय त्रिज्या। यानी कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या क्या हुई, नाभिक से जितनी दूरी पे वो घूम रहा है, जिस कक्षा में घूम रहा है, जो दूरी उस कक्षा की है वही क्या उसकी कक्षीय त्रिज्या है। और उसी त्रिज्या की गणना हम लोग आज करेंगे। तो उस त्रिज्या को गणना करने के लिए जो बोहर्स ने जो कुछ अपनी थियोरी में बातें बताई थी, उन्हीं बातों की हेल्प से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि आपका जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वह उसी जो कक्षा में घूम सकता है, मोशन कर सकता है, जिसके लिए उसका जो कोणीय संवेग है वह h/2π का पूर्ण गुणज होगा, है ना। तो बोहर्स के अकॉर्डिंग जो है, बोहर के अनुसार पहला चीज़ क्या हम लोग के लिए हो जाएगा, बोहर के अनुसार फर्स्ट पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि आपका किसी इलेक्ट्रॉन का जो MVR है वो क्या होना चाहिए, h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में। यहाँ पे इंटू n लगा दिया, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहाँ n बराबर क्या है 1 2 3 ऐसे ही डॉट डॉट, यानी कि n क्या है, कोषों की संख्या है, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी हम लोग कहते हैं, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4, जैसे 1 है 2 है, ऐसे क्या 3 हो सकता है, ऐसे कोर्स बढ़ते जाएंगे तो, है ना। तो पहला जो बोहर्स का जो इसमें हम लोग हेल्प लेंगे वो क्या हो जाएगा, MVR = NH/2π, है ना। फिर दूसरे इसमें जो क्वेश्चन मिला हम लोग को था बोहर्स लॉ में कि आपका जो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे जो गति कर रहा है निश्चित ऊर्जाओं के, उसमें आपका जो गति करेगा, घूर्णन गति कर रहा है, तो उसके कारण वो क्या है, एक अपकेंद्री बल लगाएगा। वह अपकेंद्री बल क्या होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगे हुए बल के बराबर होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर मोशन करेगा, गति करेगा इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक अपकेंद्री बल लगाएगा। और अपकेंद्री बल की वैल्यू आपको अच्छे से पता है क्या होती है, mv²/r। वृत्तीय पथ पे गति में आपने पढ़ा हुआ है mv²/r। ये r क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कह सकते हो, जो जिस कक्षा में घूम रहा है, या फिर नाभिक से उसकी दूरी कह सकते हैं। नाभिक से जो दूरी है उसी को क्या बोला गया, r बोला गया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या हो गई, r हो गई हम लोग की, ठीक है। v वेग से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या है, m है। तो ये आपका हो गया उसका अपकेंद्री बल हो गया। अब ये इस इलेक्ट्रॉन पे ये नाभिक क्या करेगा, अपना फोर्स लगाएगा। तो नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो मान लीजिए कि नाभिक में कितने प्रोटॉन है, माना नाभिक में Z प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, Z प्रोटॉन है। तो कुल प्रोटॉनों का आवेश कितना हो जाएगा, कुल प्रोटॉनों का आवेश, कुल प्रोटॉनों का आवेश आप जानते हो, एक प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और उसको E से दिखाते हैं हम लोग। तो कुल प्रोटॉनों का आवेश कितना हो जाएगा, Z × E, यानी कि ZE कह सकते हैं, ZE हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो प्रोटॉनों का आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का परिमाण है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण अगर की बात करें हम लोग, तो भी क्या होता है, E ही होता है ना। तो हम लोग के पास दो आवेश हो गए। ये आपका आवेश ZE जो हो गया, मान लीजिए क्या है, Q1 है, और ये आवेश क्या है हम लोग का, Q2 है। दो आवेश हो गए। तो जो कूलाम का नियम था आपने पढ़ा हुआ है, कूलाम के नियम के हिसाब से लिखेंगे, कूलाम के नियम से इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल कितना होगा आपका, यहाँ पे 1/4πε0 होता है, ठीक है। और Q1 Q2/r², ये आपका वैल्यू है। और हम लोग उसको छोड़ के चले यहाँ पे,
तो आकर्षण बल जो F होगा वो कितना हो जाएगा, कह सकते हैं Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। और ये जो आपका दोनों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल है वो क्या होगा, इस अपकेंद्री बल के बराबर होगा। अपकेंद्री बल कितना हो जाएगा, अपकेंद्री बल ये हो गया आपका। तो आपका आकर्षण बल और अपकेंद्री बल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में घूम रहा है स्थिर रूप से, न इधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ लगने वाले बल क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थिर होगा। अदरवाइज कोई भी फोर्स अधिक होगा, अगर ये फोर्स अधिक होगा तो बाहर चला जाएगा, अगर ये फोर्स अधिक होगा तो क्या हो, अंदर चला आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन न बाहर जा रहा है न अंदर जा रहा है, स्थिर कक्षा में क्या है, अपने निश्चित पथ पे वो गति कर रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि उसका जो अपकेंद्री बल है वो क्या है, आकर्षण बल के बराबर होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में गति कर रहा है, अतः क्या हो जाएगा हम लोग का, कह सकते हैं कि अपकेंद्री बल बराबर क्या हो जाएगा, आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कार्य करने जो आकर्षण बल है वो अपकेंद्री बल के क्या होगा, बराबर होगा। तो वहाँ से अगर हम लोग मान रखें निकाल करके उसका ला करके, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा कह सकते हो कि आप mv² अपान r इक्वल टू mv² अपान r जो है किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो Q1 Q2 है, तो Q1 क्या हम लोग का है, ZE है, और Q2 क्या है हम लोग का, E है, तो इंटू E हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, यानी कह सकते हैं ZE² अपान R स्क्वायर। ठीक है ना, ये हम लोग का निकल के आया यहाँ से। तो यहाँ से R से इसका R स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग के पास क्या हो गया, mv² इक्वल टू ZE² अपान R। ये एक रिलेशन निकल के हम लोग के पास आ जाए यहाँ पे। ठीक है, और एक रिलेशन हम लोग को यहाँ पे निकल के आया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से जो है आप मान निकाल लीजिए। ठीक है, भी का, अगर हम लोग भी का मान निकाल ले वहाँ से समीकरण 1 से, ठीक है, या फिर वर्क कर सकते हैं जो भी आप समझे वहाँ से। ठीक है, अगर आप वहाँ से भी का मान निकाल लो, यहाँ पे ला कर रख दो। ठीक है, जिसका मान निकालना चाहते हो, अगर यहाँ से कहें भी इक्वल टू निकालें यहाँ से, तो क्या होगा, NH अपान 2π इंटू m होगा, नीचे m इधर चला आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m हो जाएगा, और r भी नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग v² कर लें, कर सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, v² इक्वल टू n² h² अपान 4π² m² r²। देखिए n² h² होगा ऊपर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, π² m² r² हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो v² का मान यहाँ पे ला कर रख दें हम लोग, v² का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में लाकर उसको मान को रखा जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका पहले से m है तो m को रहने दिया जाए, m क्या है, रहेगा ऐसे ही। v² का मान वहाँ से रखिए आप, तो क्या हो जाएगा, n² h² अपान क्या हो जाएगा, 4π² और आपका m² और r² इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें आप तो z है, E² है, अपान क्या है, r है। तो इस r² से ये क्या होगा, r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें चूँकि त्रिज्या निकालना है तो वही r निकालना हम लोग को है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे r की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, r को मैं भेज दे रहा हूँ उधर। ठीक है, r को उधर भेज दे रहा हूँ मैं। ठीक है, z² इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, m n² h² होल टू अपान ZE² आ जाएगा, नीचे r चला गया उधर आपका, और क्या इसके साथ में है, 4π² और m² और एक r बचा हुआ है आपका। ठीक है, तो r उधर भेज दिए आप, इधर आपका r आ गया है। अब देखिए यहाँ पे m से m का स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, r इक्वल टू n² h² अपान 4π² z² E², 4π² ZE², और क्या बचेगा यहाँ पे, m की वैल्यू बचेगी, एक m हम लोग का नीचे बचा हुआ है। तो ये हम लोग का निकल गया r की वैल्यू, निकल के आ गई। तो r इक्वल टू n² h²,
एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई स्क्वायर और यम निकल के हम लोग का आया, ठीक है ना। तो हम लोग इस वैल्यू को बोल सकते हैं, अगर ये कोई एन एच वैल्यू हो, माने किसी कोई भी त्रिज्या हो सकती है, तो इसी को हम लोग बोल दें आर एन इक्वल टू माने एनवा जो त्रिज्या है, एनवे कक्षा की त्रिज्या। तो एन स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर है ना, 4 पाई स्क्वायर आपका ई स्क्वायर है और आपका यम है और यहाँ पे क्या है जेड है। तो इतनी चीज़ें हैं आपके पास। इसमें से देखें हम लोग तो यन क्या है कक्षा की संख्या है, कौन से कोष है, एच क्या है प्लांक का नियतांक है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी क्या होता है कांस्टेंट ही होता है, द्रव्यमान भी क्या होगा कांस्टेंट ही होगा। यानी कह सकते हैं कि आर एन प्रोपोर्शनल टू, इसमें देखिए आपका एक चीज़ क्या वेरी करेगी, एन बदल सकता है पहली कक्षा दूसरी कक्षा, तो एक तो आपका एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर से तो एच स्क्वायर कांस्टेंट ही है, प्लांक कांस्टेंट है, 4 पाई और ई स्क्वायर और एम क्या है कांस्टेंट। इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें क्या हो गई कांस्टेंट हो गई, ये वाली चीज़ें क्या हो गई कांस्टेंट। बच क्या रहा है एन स्क्वायर अपान जेड। यानी कि हम लोग का किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होगी वो क्या है कक्षा के जो कोषों की संख्या है या फिर मुख्य क्वांटम संख्या है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, और जिस परमाणु के निकालने जा रहे हैं उसके एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब बोहर्स लॉ के हिसाब से निकाल रहे हैं तो जब जानते हैं बोहर्स लॉ ने बताया था कि जो बोहर्स लॉ है केवल वो एक इलेक्ट्रॉनिक है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु होते हैं है ना, या फिर आयन, एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु या जो आयन होते हैं उन्हीं के लिए क्या है सत्य है। तो हम उसके बेस पे अगर बात करेंगे यहाँ पे तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा n इक्वल टू 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 किसके लिए, फॉर या कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु या आयन के लिए। तो उसमें हम लोग किसको लेते हैं हाइड्रोजन को, किसको ले लेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है। और उसके अलावा आप जो जैसे आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, आप हीलियम की बात कर लो है ना, आप लिथियम की बात कर लो, आप बेरिलियम की बात कर लो, तो हाइड्रोजन तो यश है सिंपल सा, उसका एक ही परमाणु क्रमांक होता है, एक ही प्रोटॉन उसके अंदर होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हीलियम का 2 होता है, तो इसको He पे आप एक प्लस लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसका। तो हीलियम में तो आपके दो इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, लेकिन एक निकाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा He पे +1 चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन उसमें बचेगा। ऐसे लिथियम का 3 होता है, तो आप लिथियम पे 2 पॉजिटिव कर दोगे अगर, तो लिथियम में से 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बचेगा, लिथियम पे 2 पॉजिटिव। ऐसे बेरिलियम का 4 होता है, तो इसमें क्या है अगर बेरिलियम पे हम लोग 3 पॉजिटिव ले लें, यानी कि इसमें से 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो ये भी क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये है आपके 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। हाइड्रोजन भी है, हीलियम है, लिथियम है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यह परमाणु सिस्टम है। कैसा है ये एटॉमिक है, ये कैसे है आयनिक सिस्टम है। 1 इलेक्ट्रॉनिक आयनिक सिस्टम है, ये क्या है 1 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक सिस्टम है। तो इन सब पे ये क्या है आपका बोहर्स का जो लॉ है वो क्या है लागू हो सकता है। अगर हम लोग बोहर्स का जो मॉडल था उसके हेल्प से जो त्रिज्या आर्यन निकाले हैं, हम लोग चाहें तो उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है उसी में जो वैल्यूज है उनको हम लोग रख दें अगर, तो कैलकुलेशन करके आप आसानी से आर्यन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात कर लें हम लोग सिंपल सा आर्यन इक्वल टू क्या, अभी आपने कहा एन स्क्वायर को बाद में करता हूँ मैं। यहाँ पे आपका एच स्क्वायर हो गया अपान क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर हो गया और एम हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया जेड, और यहाँ पे मैंने एन स्क्वायर अलग कर दिया। तो फॉर हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए आपका n इक्वल टू 1 हो जाता है, n इक्वल टू 1, और z इक्वल टू भी क्या होगा 1 होगा। हाइड्रोजन के लिए n का मान भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना, और z का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। और h जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको पता है ये 6.626 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड होता है। ये किसका एच की वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास जो इसमें m आया हुआ है, मास की बात करें तो कितनी वैल्यू होती है 9.1
1 इंटू 10 पावर माइनस 31, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg में होता है ये। ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, आवेश की बात करेंगे आप तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम आपका होता है यहाँ, इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आपके पास H की वैल्यू हो गई, M की वैल्यू हो गई, है ना, और E की वैल्यू हो गई। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होता है ना, पाई की वैल्यू। तो अगर ये सभी वैल्यू इसमें रखी जाए, है ना, ये सभी मान है ना, Rn इज इक्वल टू H स्क्वायर N स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर E स्क्वायर M इंटू जेड में रखने पर आप रखेंगे और गणना करेंगे तो आपका जो Rn का वैल्यू आएगा, Rn इक्वल टू, है ना, Rn की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0.529 एंगस्ट्राम आएगी, है ना। ये लेकिन ये वैल्यू किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आ गई 0.529 एंगस्ट्राम में ये वैल्यू आएगी। अगर हम लोग किसी सामान्य के लिए बात करें, किसी सामान्य एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बात करें हम लोग, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बात करें तो हम लोग का Rn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Rn इक्वल टू ये सभी वैल्यू पुट कर दीजिए पे हम लोग का जो वैल्यू आया है यही आया है, क्योंकि हम लोगों ने n इक्वल टू 1 रखा है, z इक्वल टू 1 रखा है, तो जो भी वैल्यू आई है बस इसी को कैलकुलेट करने पे हम लोग की आई है। तो Rn इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर अपान जेड, n स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्राम में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग जैसे अभी R1 कर दिए, मतलब एक के लिए निकाला हम लोगों ने, तो सिंपल सा n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1 तो 0.529 हो गया एंगस्ट्राम में। लेकिन अभी हम लोग किसी और एटम की बात करें कि या फिर आयन की बात करें, जैसे हीलियम की बात करें, लिथियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें, तो आप जानते हैं जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे r की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। n की वैल्यू बढ़ेगी तो r की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसके बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होगी सबसे बड़ी, ठीक ना, ऐसे क्या है आपका त्रिज्या क्या उसमें चेंज होता चला जाएगा। जेड की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। परमाणु आपका आर का जो मान है आर इक्वल टू यहाँ पे दिखाया ना कि Rn प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/z है। तो जैसे जैसे जेड आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, आपका आर की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि RH जो होगा वो सबसे अधिक होगा, है ना। आर यहाँ पे अगर हीलियम की बात कर रहे हो तो हीलियम के लिए जो आर आएगा वो क्या होगा, उससे कम होगा। क्यों, क्योंकि जेड बढ़ रहा है, इसका जेड इक्वल टू क्या है 1 है, इसका जेड इक्वल टू क्या है 2 है ना। हम लोग का जो n है वो तो पहली कक्षा के लिए बात हो रही है, क्योंकि सब में क्या है इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में बचा हुआ है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 2 इसके लिए है। ऐसे ही ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, लिथियम के लिए, है ना, लिथियम के लिए। तो RLI पे 2 पॉजिटिव है अगर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, उससे भी कम होगी, क्योंकि इसके लिए जेड इक्वल टू क्या है 3 है। ऐसे यहाँ पे अगर बेरिलियम की बात करेंगे तो R आपका बेरिलियम पे कितना पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, सबसे कम होगा, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या इसके लिए 4 है। आप देख रहे हो ना ये चीज़, आपका n तो सबके लिए बराबर है, यहाँ पे क्या है n तो सबके लिए बराबर है, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है सबके लिए 1 होगा, सबके लिए 1 होगा। बट जेड की वैल्यू क्या होगी, सबकी चेंज हो रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो आपका n की वैल्यू तो वेरी नहीं करे रही है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में बच रहा है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है इनका। इसलिए जब परमाणु क्रम बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि सबसे अगर इन वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बात करें तो हाइड्रोजन की त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, और बेरिलियम पे 3 पॉजिटिव अगर है, बेरिलियम आयन है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो ये थी आपका जो बोहर्स मॉडल था, उसके आधार पे उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं इसको, उसके आधार पे इलेक्ट्रॉन का जो कक्षीय त्रिज्या है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे और कितना आएगा किसी के लिए, और हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, ये सभी वैल्यू अपने निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। तो कुछ इसमें आपको जो भी नोट करना था तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।